Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Suyesh Saraf and today we are going to discuss about the President of India. So let's get सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये हमारे संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो भाग मतलब पार्ट, अगर हम बात करें भाग मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको पार्ट। तो हमारा जो संविधान है वो 22 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से जो आपका फिफ्थ भाग है या फिर फिफ्थ पार्ट है वो होता है यूनियन। वो क्या कहलाता है? आपका यूनियन कहलाता है। और उसी यूनियन के अगर हम समझ लें कि चार भाग है बेसिकली: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और CAG, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है उसके आर्टिकल रहते हैं 52 से 78 तक। आपके ये एग्जीक्यूटिव का क्या काम रहता है? बेसिकली क्या करते हैं? हमारी कंट्री को रूल करते हैं विद द हेल्प बाय द हेल्प ऑफ द लॉ, राइट। इसमें कौन कौन रहता है? आपके प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, राइट, अटॉर्नी जनरल आ गए, सब लोग आपके वाइस प्रेसिडेंट्स आ गए, सब लोग किसके अंदर आते हैं? बेसिकली एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर आपका आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 तक रहता है। और ये क्या होती है? ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, राइट, इट मेक्स द लॉ। इसके अंदर क्या क्या रहता है? आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राइट, इन तीनों को बना के हमारा लेजिस्लेचर बनता है। फिर अगर हम बात करें आपका यूनियन जुडिशरी, तो यूनियन जुडिशरी में क्या किया जाता है? आपका सुप्रीम कोर्ट हो गए और हाई कोर्ट हो गए। और फिर आपका होता है बेसिकली CAG, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बेसिकली हमारे गार्जियन, इनको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। और ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम जो कंट्री का है उसको क्या करते हैं? बेसिकली उनको देख रेख करते हैं, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। तो ये जो वीडियो रहेगी वो थोड़ी छोटी रहेगी। इसमें केवल हम चार आर्टिकल शुरू किए हैं, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, आर्टिकल 52 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सार्स में हम देखते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 ये कहता है देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो आपका एक हमारा जो देश है उसमें क्या होगा? बेसिकली एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, राइट, जो आर्टिकल 52 में दिया गया है। फिर जो आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 में दिया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, बेसिकली जो हमारा भारत संघ है, राइट, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास दिया गया है? वो आपको प्रेसिडेंट के हाथों में दी गई है। सो इट स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम either directly or through officers subordinated to him in accordance with this constitution। तो इसका मतलब यही बोला गया है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है हमारे भारत संघ की, वो किसके हाथों में दी गई है? प्रेसिडेंट के हाथों। तो वो या तो खुद डायरेक्टली इसको क्या करेगा? वहन करेगा, या फिर बेसिकली आपके जो ऑफिसर सबॉर्डिनेट होंगे, राइट, जो संविधान के कायदे में रह के जो उनको ऑफिसर सबॉर्डिनेट करेंगे उनके थ्रू ये करवाएगा। और आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है आपका डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन के। मतलब आपका जो जल हो गया, थल हो गया और वायुसेना, इन तीनों का आपका बेसिकली सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आपके प्रेसिडेंट होते हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 54 के ऊपर, दैट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कभी आपने वोट दिया है? आंसर होगा नहीं, आप लोग नहीं देते या फिर आम जनता नहीं देती, बिकॉज ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं? तो इसमें कौन भाग लेता है? तो इन सब हम बात करते हैं कि इसमें कौन ही वोट डाल पाता है। तो ये देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द प्रेसिडेंट शॉल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, तो बेसिकली एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इसमें कौन कौन रहता है ये समझते हैं हम। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर बोला इलेक्टेड, ना ही मैंने बोला नॉमिनेटेड, ठीक है। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब यहाँ पर आएगा आपका क्या? आपका राज्यसभा आ गया और आपका लोकसभा आ गया। तो इन दोनों के जो भी मेंबर्स होते हैं बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट, MP बोलते हैं, राइट। तो इन दोनों जो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बेसिकली राज्यसभा के और लोकसभा के, राइट, दोनों के मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन पार्टिसिपेट करेगा? क्या केवल वही पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, उनके अलावा कौन पार्टिसिपेट करेगा? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब विधानसभा, राइट, जो आपकी विधानसभा होती है, राइट, आपके प्रदेशों की, राइट, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, राइट, वो क्या करेंगे? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। मैंने यहाँ पर बोला विधानसभा, मैंने यहाँ पर विधान परिषद नहीं नाम लिया है। विधान परिषद जो 6 स्टेट्स में है वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसके मेंबर्स, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ एक बार कि आपके राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, वो करेंगे पार्टिसिपेट। और जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली जो विधानसभा होती है आपके, राइट, यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह विधानसभा रहती है, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आपका तीसरा पॉइंट ये दिया गया है जो
70वें संविधान संशोधन जो एक्ट आया था 1992 में, उसके द्वारा दिल्ली और जो आपके पौंडीचेरी है, तो उनके भी जो आपके मेंबर्स हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 54। अब हम मेन आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 55 में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये जो बेसिकली जो आपका राइट इलेक्शन प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन कैसे होगा, देखो समझते हैं हम यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या सब एमएलएस का जो वोट होगा, अगर सब स्टेट्स का जो वोट होंगे वो एक बराबर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो उनकी वोट वैल्यूज होगी वो सब सेम होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो उनके जो एमपीज है, उनकी भी वोट वैल्यूज मतलब बेसिकली वोट वैल्यूज ऑफ एमपी और एमएलए वो भी बराबर होंगे क्या? नहीं। इनको हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट शैल हैज एज मेनी वोट्स एज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 1000 इन क्वेश्चन obtained by dividing the population of state by total number of elected members of the assembly। क्या बोले, इसको हम थोड़ा सा राइट मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है वोट ऑफ वन एमएलए इज इक्वल्स टू population of the state as per 1971 census upon total number of elective seats in assembly into 1000। इसका मैं एक एग्जांपल दे के ज़्यादा समझाता हूँ। देखो मान लो कि 1971 की सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही 2011 के सेंसस में बात कर रही है, ना ही जो अभी प्रेजेंट में आपका क्या है पॉपुलेशन है उसके बारे में नहीं बात हो रही है, 1971 में दिया गया है। ठीक है, तो 1971 में अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी की उस समय जनसंख्या थी 3-4 करोड़ के हिसाब से। तो ऊपर में आपका जो न्यूमिनेटर में आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन कितनी आएगी जी? 3-4 करोड़ आ जाएगी। अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन असेंबली। अब विधानसभा में हमारी कितनी सीट्स है, कितने एमएलए है हमारे पास? 230 एमएलए है। तो हमने क्या कर दिया, अपॉन 230 मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया। अब आप खुद सोचो, अगर हम 2-3 करोड़ को 230 से डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 1000 से भी और हमने क्या कर दिया बेसिकली डिवाइड किया। तो उस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30, राइट सॉरी, वैल्यू हमारी आ रही है 131। ये हमारी एक एमएलए की वैल्यू है, राइट। एक एमएलए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 131 आ रही है। अब देखिए, अभी एक एमएलए की वैल्यू है 131। हमारे यहाँ कितने वैल्यू, हमारे यहाँ कितने एमएलए है? 131 एमएलए है। तो हमने क्या किया, 131 इंटू 230 कर दिया, जो कि होता है हमारा 30,130। तो ये पूरा हमारे एमपी की टोटल वोट वैल्यू कहला। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्या करोगे, राजस्थान की वोट वैल्यू निकालोगे, वो अलग आएगी। क्यों अलग आएगी? क्योंकि वहाँ के पॉपुलेशन अलग होगा, वहाँ की विधानसभा की सीट्स कम ज़्यादा ज़्यादा हो सकती है। गुजरात की अलग आएगी, अरुणाचल प्रदेश की अलग आएगी, मिजोरम की अलग आएगी, है ना, आपकी तेलंगाना की अलग आएगी। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गई इधर की बात। अब हम बात करते हैं कि वोट वैल्यू ऑफ वन एमपी की। एक जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, राइट, जो लोकसभा विधानसभा की बात कर रहे हैं, उनके उनकी वोट वैल्यू कितनी होगी? तो इसमें लिखा है वोट वैल्यू ऑफ वन एमपी इक्वल्स टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट्स स्लैश यूटीज। मतलब कि आपने क्या करना है, जैसे आपने निकाला टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश की निकाली 30,130, ऐसे आपने राजस्थान की निकाली, यूपी की निकाली, इन सबको आप लोगों को सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो मतलब आपको 543 प्लस 233, इनको क्या करोगे, आप ऐड करोगे, ये होता है 776। ये कितना होता है आपका? 776। तो इस 776 से आप क्या करोगे, राइट, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो टोटल वैल्यूज आई आपकी, टोटल वैल्यूज ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, उसको क्या कर दोगे आप, इसको बेसिकली राइट डिवाइड कर दोगे। तो उससे आपके क्या आएगी, एक वोट वैल्यू ऑफ एमपी आएगी। ओके, सो आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, राइट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।